जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम रब्बे गालिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी आपकी, मेरी और सबकी हेल्थ को वेल्थ बनाने के लिए हम इस पॉडकास्ट को, इस प्रोग्राम को आपके दरमियान लाते हैं और इसमें आप तक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले कुछ एपिसोड से हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक डेंटल हेल्थ यानी दांतों की सेहत को लेके, दांतों का ख्याल रखने को लेकर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करें। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे मेहमान डॉक्टर इमरान मलिक सर। कैसे हैं हुज़ूर? खैरियत से? हम माशाल्लाह। प्रोग्राम में हम आपको मरहबा वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। पिछले 2 एपिसोड से नाजरीन ने आपको अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग देखा। डेंटल हेल्थ ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सेंसिटिविटी को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें की जाती हैं। सेंसिटिविटी को लेकर बहुत सारी चीज़ों पे कलाम भी होता है। पिछले एपिसोड में हम बहुत कुछ डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन इस बार मेरा जहन है कि कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन और कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम पर बात करते हैं जिनकी वजह से आज जो है, चाहे ये सेंसेशन हो या इस तरह की दीगर जो है वो प्रॉब्लम्स का अमूमन लोग शिकार होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले बढ़ूँगा इस तरफ के क्या ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऐसी कॉमन सिचुएशन है जिसकी वजह से जो है वो दांत की जो सेहत है, यानी हमारी जो डेंटल हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रह पाती और कुछ ना कुछ जो है डेंटल इश्यूज़ जो है वो इंसान को जो है वो जारी रहते हैं। कुछ इस पर जो है वो गुफ्तगू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ भाई, जो कॉमन प्रॉब्लम आपने पूछा है, यानी वो प्रॉब्लम जो डे टू डे पेशेंट को हो रहे हैं दांतों के मुतालिक, और वो रिफ़र करते हैं डेंटिस्ट को। ऐसा ही है। तो कुछ मैं अर्ज़ करता चलूँगा कि सबसे पहले ये कैविटी जो होती है जी, वो एक नॉर्मल, अगर देखें आप कि कैविटी लग गई है दांतों में या कीड़ अच्छा, लग गई कैविटी है। से समझो मैं ये समझ पाया कि दांतों के अंदर जो सुराख हो जाता है या दांत के अंदर जो गैप हो जाता है या किसी वजह से दांत में गैप बन जाता है, कोई नंबर ऑफ रीजंस होंगे उसके, शायद उसी को कैविटी कहते हैं। जी ठीक, ये कैविटी का माना ही होता है कुछ डीपनेस, अच्छा। यानी कुछ डीप हो गया है। तो जाहिर सी बात है दांतों में कुछ डीप हो गया। अब उसमें कई सारे वजूहात होते हैं उसके। ओके। तो कैविटी मेन उसी को रिफ़र करते हैं कि दांत में यूँ समझ लीजिए कि खड्डा हो गया है, ये इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं। फिर दूसरा आपने जैसे फरमाया सेंसिटिविटी, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम में आता है। उसके बाद में एक और प्रॉब्लम होता है जिसे कहते हैं सीवियर पेन, जो दांतों का होता है, और वो होता है कि जब वो कैविटी डीप हो जाती है। यानी पिछले एपिसोड में भी हमारी बात हुई थी कि जिस तरह जो मेन 3 कंपोनेंट जो लेयर होते हैं दांतों के, इनेमल, डेंटिन, पल्प। मुझे याद आया, वो मैंने सुना है इनेमल जो है वो ये बोन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब मेरे लिए तो ये काफ़ी शॉकिंग था, शायद नाजरीन के लिए भी बहुत एक इन्फॉर्मेटिव होगा। लास्ट टाइम भी मैंने इस पर कुछ अर्ज किया था, इनेमल। जी, तो एक जब वो डीप हो जाती है, जो समझ लीजिए कि जब वो पल्प तक चली जाती है, तो एक ट्रीटमेंट होता है जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो वो भी एक नॉर्मल हो गया है। यानी नॉर्मल से मुराद की पब्लिक जो आती है कंप्लेन लेके, ये कुछ कंप्लेन में ये रहता है जैसे नॉर्मल कैविटी हो गई। यानी डे टू डे के अगर हम इश्यूज कलेक्ट करें जो आवाम की तरफ से हैं, लोगों की तरफ से हैं, तो हो सकता है एक टाइम पे बहुत यानी यूनिक केस था रूट कैनाल, और अभी इतना कॉमन सा हो गया है कि ऐसा लगता है कि यार ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन सा हो गया और ये बीमारी भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करती है। उसके भी वजूहात है, यानी रीजंस है, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, ऐसा ही। अच्छा, कुछ और ये कॉमन प्रॉब्लम जो है वो थर्ड मोलर, जो विजडम टीथ हमारे होते हैं, वो जब इरप्ट होते हैं यानी निकलते हैं, तो उस वक्त भी एक अच्छा खासा पेन होता है पेशेंट्स को, और फिर वो भी वो लेकर आते हैं कि जो है पेन हो रहा है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो दांतों के मुतालिक डे टू डे, यानी समझ लीजिए कि डेंटिस्ट के पास जब आते हैं पेशेंट, तो यही कॉमन कुछ वजूहात होते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कर लें कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम है इनका कोई ना कोई कॉमन रीज़न भी होगा ना? अगर आवाम को, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद है कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जिसकी वजह से इस तरह के इशूज़ से जो हमारे FGN चैनल के नाजरीन हैं ये भी महफूज रहें, तो कुछ अगर कॉमन रीज़न भी इसके बता दी जाए, फिर इंशाल्लाह इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी,
सबसे पहले नॉर्मल कैविटी से स्टार्ट कर लेते हैं जी। कि जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जो इनेमल अपर लेयर होता है, मिडल डेंटिन होता है, और थर्ड जो है वो पल्प होता है, यानी ब्लड सप्लाई जो हमारे दांतों को देता है। अब मान लीजिए किसी वजह से, वो वजह भी हम डिस्कस करेंगे, कि कैविटी हो गई है जी। ठीक है। अब वो कैविटी अगर इनेमल तक ही महदूद है, ठीक है, तो उसमें पेन नहीं होता है, फर्स्ट लेयर पेन नहीं होता है जी। तो यही एक रीजन होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, जाहिर सी बात है पेन नहीं है, जब तक तकलीफ नहीं है तब तक तो बंदा उसको इजहार भी ना करे, तो पेन नहीं होता है। और अच्छा ये होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो वहाँ पे जाके वो स्टक हो जाता है, फूड पार्टिकल्स वगैरह। हालांकि यहीं से हमें ना एक मतलब एहतियात रख लेना चाहिए, अलार्म हो जाना चाहिए ऐसा ही कि हाँ कुछ फंस रहा है, तो हमें डेंटिस्ट को जाके दिखा देना चाहिए, जो भी करीबी हमारे जो एरिया में हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि वहीं जो कैविटी इनेमल तक है, तो वहीं से हम स्टॉप करके उसको साफ करके क्लीन करके वहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। फिलिंग आती है जो डेंटल फिलिंग जिसे कहा जाता है, तो उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये कैविटी का समझ लीजिए इलाज भी हो गया। ऐसा अब ये बढ़ते बढ़ते अगर वो डेंटिन तक जा रहा है, जो मिडल पार्ट है, अगर वो डेंटिन तक जा रहा है, तो अब जो है कुछ सेंसिटिविटी, कहते हैं ना कि दांतों में पानी लगने लग गया, तो अब ये कुछ बातें स्टार्ट हुई। क्यों? ठंडा पानी पिया तो अब वो बिल्कुल सेंसेशन सा महसूस हो रहा है, वो पी भी नहीं पा रहा है। जी। एक होता है ना बहुत ठंडा भी नहीं पिया, नॉर्मल ठंडा पानी पिया, लेकिन वो बिल्कुल दांतों में झुंझुनाहट सी हो गई। सही। तो अब ये डेंटिन एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो वहाँ तक जो है कैविटी चली गई जी। अब क्या होता है, जो डेंटिन होता है उसके अंदर एक डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होता है, एक है डेंटाइनल ट्यूब्यूल, उसके अंदर एक लिक्विड होता है डेंटाइनल फ्लूइड जिसे कहा जाता है। ओके। जब भी वहाँ तक कैविटी चली जा रही है, अब वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहा है या एयर से या सलाइवा से, तो डेंटाइनल फ्लूइड जो है ना वो मूवमेंट करती है, तो उसकी वजह से वो सेंसिटिविटी होती है। अल्लाह अकबर। अगर उस स्टेज तक हैं हम, यानी सेकेंड स्टेज तक, तो उसका भी यही इलाज है कि हम करीबी डेंटिस्ट के पास जाएं, तो उसको भी बाज़ औक़ात फिलिंग से हम सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है? जी, मतलब फिलिंग तो एक है, अगर इन केस ऐसा होता है कि वो और ज़्यादा डीप है और पल्प जो तीसरा पार्ट है ना, तो उससे करीब है, यानी डेंटिन में ही है, तो कभी कभी फिलिंग से नहीं होता है, फिर वो रूट कनाल तक चले जाता है। अल्लाह आसानी फरमाए। जी। और तीसरा जो है, अगर अल्लाह ना करे किसी का वो पल्प तक चला गया है, जो ब्लड सप्लाई मैंने अर्ज किया था, अब जो है फिर वो ज्यादा मतलब यानी समझ लीजिए डीप हो गया, तकलीफ भी ज्यादा है, शायद खून भी पेन भी स्टार्ट हो जाएगा जी। तो अब यूं समझ लीजिए जो पेशेंट है अब जो है कांटेक्ट करेंगे डेंटिस्ट से जी, तो तब तक वो जो कैविटी है वो डीप हो जाती है और वो पल्प तक चली जाती है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो रूट कैनाल, जिसे RCT भी कहा जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाए, वो यूँ समझ लीजिए एक सेंसिटिव ट्रीटमेंट होता है। जाहिर सी बात है, जब कैविटी इतनी डीप हो गई है कि जब वो यूँ समझ लीजिए ब्लड सप्लाई जो हमारी दांत का होता है, तो वहाँ तक जब चले जा रहा है, तो उसको पूरे यानी समझिए नस को निकाल कर उसको आर्टिफिशियल नस वहाँ प्लेस किया जाता है। उसका तरीका कुछ यूँ होता है कि कैविटी अगर डीप हो गई है इतनी कि वो जो है पल्प तक चली गई, पल्प यानी जहाँ ब्लड सप्लाई होता है, तो अब जो है उसको पूरा साफ करके यानी उसको रिमूव किया जाएगा, नस को रिमूव करके, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। ऐसा ही है। अब जो है कुछ मेडिसिन डाल के उसको क्लीन किया जाता है, फिर एक आर्टिफिशियल नस होती है उस पर मेडिसिन लगा के उसको फिल यानी उसको हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, ऐसा ही है, कुछ ना कुछ से रिप्लेस करना है, तो उससे हम रिप्लेस करते हैं। अब एक बार रिप्लेस हो गया, उसके ऊपर से मल्टी लेयर फिलिंग करते हैं कि वो दांत को एक मतलब दांत के जैसा वो बन जाए स्ट्रक्चर जी। बट अभी भी यूँ समझ लीजिए कि दांत ना ब्रिटल है, जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो एक ब्रिटल हो जाता है। तो अगर यही स्टेज पे हम छोड़ देंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब हम कुछ खाना खाएं और कुछ अचानक जो है फोर्स अगर हार्ड पार्टिकल हमारे दांतों पे पड़ जाए तो वो जो ब्रेक होने का चांस होता है जी। तो इसको जो है दूर करने के लिए हम ऊपर से कैपिंग करते हैं, कैप देते हैं, तो कैप जो है सपोर्ट करके रखता है, तो इसलिए जब भी रूट कनाल कराएं तो कैपिंग जो है लगाएं, क्योंकि वो एक अच्छा यानी सपोर्ट भी रहता है और खाने में अच्छा वो इस्तेमाल भी जो है यूज़फुल भी होगा। के हेल्प तो हो जाएगी, लेकिन मैं अगर सोच रहा था कि अगर ये यहाँ से शुरू है, यानी यूँ हो जाए ना कि FGN चैनल के नाजरीन को भी ये पता चल जाए कि ऐसा कोई मामला इन तक पहुँचे ही नहीं कि कैविटी और इस तरह के मामला, ये पहले से अभी माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू
उनको ये पता चल जाए कि ये वजह से कैविटी होती है और ये चीज़ें करने से कैविटी नहीं होती हैं। तो इंशाअल्लाह अल करीम उन तमाम टिप्स को, उन तमाम जो है वो प्लान्स को फॉलो करके इंशाअल्लाह जो है वो कैविटी से हम हिफाजत में रहें और यूँ कैविटी के मामला कभी हमें हो ही ना। जी जी। तो इसके लिए आरिफ भाई हमें पहले समझना होगा कि कैविटी होती कैसे है। ऐसे ही जी, कैविटी यानी वही जो दांतों में जो खड्डा हो जाना, कीड़ा हो जाना। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हम फूड पार्टिकल खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो अगर वो स्टफ यानी स्टक हो गया है, दांतों में फंसा रह गया है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है कि अगर ये समझ लीजिए उसके अंदर से उस शुगर लेके बैक्टीरियल कॉलोनी हो जाती है, यानी कीटाणु की कॉलोनी बनती है वहाँ पर, जिसे प्लाक कहा जाता है। वो खानों में से शुगर लेकर फिर उसके बाद में ना वो प्रोसेस करती इनेमल को ना डिग्रेड करने लग जाती है, यानी इनेमल को इसी समझ खाने लग जाती है। अब वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, जो हमारा दांत होता है ना वो एकदम प्लेन भी नहीं होता, अपर सरफेस जी, उसमें ना ग्रूव्स होते हैं चबाने के लिए। जी, अच्छा, इसका यही होता है जिस पिछले एपिसोड में थोड़ी सी नोक होती है, थोड़ा सा कम होता है, थोड़ी सी नोक होती है, थोड़ा सा नीचे कम होता वाले है। दांत की जो ग्रूव्स होगी ऊपर वाले की जो नोक होगी वहां जाके मिलेगी, यानी ये जो गैप है, इन गैप में वो वाला स्पेस कवर होता है, इस वजह से वो जो चबाने में जो है वो मदद मिलती है। तो ये नेचुरली एक अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला है। तो अब वो ग्रूव्स में खाना फंस गया और प्लाक बन के बैक्टीरियल कॉलोनी हो गई। अब वो जो है सड़न लग गई। अब वो सड़न स्टार्ट हो गई तो वही हम देखेंगे कि इनेमल तक है या डेंटिन तक है या पल्प तक है, तो उसे हमें स्टॉप करना होगा पहले ही। ऐसे ही फिर कुछ वजह ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ब्रश कर रहे हैं जी, ब्रश तो हम इसलिए कर रहे थे कि हम दांतों की जो हिफाजत हो, लेकिन ब्रश करने की टेक्निक हमें सही नहीं पता जी, और ब्रश अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड इस्तेमाल करेंगे तो भी जो है हमारा जो इनेमल का सरफेस है वो रिमूव हो जाता है, यानी निकल जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन अब ब्रश कैसा हो? जैसे लास्ट टाइम तो आपने माशाल्लाह ब्रश करने का एक बेसिक तरीका बताया था। अब मैं तो बाज़ार जाऊंगा, ब्रश लूँगा और कर लूँगा, तो क्या 30 रुपये वाला यूज़ करें, 50 रुपये वाला यूज़ करें, 100 वाला यूज़ करें? और जो मैं जो वो थोड़ा मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ तो मैं 50 वाला भी प्रेफर करूँ। आप मुझे कहेंगे यार 300 रुपये वाला ब्रश यूज़ करो, तो मैं भी सोचूंगा कि 300 रुपये वाला ब्रश यूज़ करूँ। आते तो शायद इससे भी महंगे होंगे। सही। तो कैसा ब्रश हम यूज़ करें जो वो टीथ क्लीनिंग के लिए? ब्रश जो भी हम यूज़ करेंगे आरिफ भाई वो सॉफ्ट हो। अब तो मार्केट में अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश भी आ रहे हैं, यानी सॉफ्ट से भी सॉफ्ट। यानी क्या होगा अल्ट्रा सॉफ्ट से? पता चलेगा नहीं दांत साफ होंगे नहीं होंगे, कितना सॉफ्ट है? देखिए, दांत हमें साफ करना है जी, दांतों से यूँ समझ लीजिए हमें जंग नहीं लड़ना, यूँ समझ लीजिए। दांत साफ करने के लिए जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी अर्ज किया था कि दांतों को एक तो ब्रश जो है अल्ट्रा सॉफ्ट हो, और साफ ऐसा करना जिससे हम पेंट करते हैं। अच्छा, जैसे पेंट जैसा कैसे हाथ घुमाते हैं, जी जी जी, यानी जो सरफेस पे अगर कोई फूड पार्टिकल या प्लाक अगर ऐसा है तो वो निकल जाता ही है, अगर प्रॉपर वे जिस तरह हमने पहले एपिसोड में बताया था। आवाम तो यूं होती कि बस वो पेस्ट लगाया और बिल्कुल घसना शुरू कर दी थी, सोचते कि आज ही जो पूरा कीड़ा जो हम मार देंगे। ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर का इनेमल सरफेस जो निकल जाता है जी, इनेमल सरफेस निकल गया, जाहिर सी बात है फिर कैविटी हो गई है। ऐसा ही है। इसी तरह कुछ डाइटरी यानी प्रोडक्ट हम खाते हैं जिससे एसिडिटी हो जाती है, पेट में एसिडिटी हो गई है, गर्मी बढ़ती है, तो वो जो है इफेक्ट हमारे दांतों को देता है, अल्लाह अकबर, जिससे डेंटल इरोजन होता है। वही सेम जो है इनेमल जो है सरफेस निकल जाता है, डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। और अगर मतलब कंटिन्यू ये हाल है कि पेट हमारा दुरुस्त नहीं रहता है, मैदा हमारा दुरुस्त नहीं है, कंटिन्यू एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो बाज़ औक़ात वो डेंटिन भी जो है जो कैविटी पल्प तक चली जाती है, तो इसे डेंटल इरोजन कहा जाता है। तो ये भी एक वजह है जिससे कैविटी होती है। तो कैविटी होने के कई सारे वजूहात है, ये कुछ मैंने अर्ज करता चला जो नॉर्मली पाए जाते हैं। यानी बस ये कि दांतों का खूब ख्याल रखें, यानी ब्रश करने के वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात रखें, बिला वजह और हार्ड ब्रश से बचें, सॉफ्ट ब्रश लें। और सॉफ्ट ब्रश से भी जिस तरह से आप अपनी वॉल को पेंट करते हैं, दीवारों को पेंट करते हैं, या पेंट एकदम जैसे नॉर्मल हम पेंटिंग कर, जैसे मैंने पिछले उसमें एग्जांपल भी दिया था कि हमारे माशाल्लाह दारुल मदीना के बच्चे ना एक से एक एक्टिविटीज करते हैं जी, तो उसमें भी ना पेंट करते हैं। तो जिस तरह हमारा हाथ पेंटिंग जैसा रहता है ना जी, तो वैसा ही हल्का हाथ रखना। अच्छा, ये मैं तो ये सोच रहा था कैविटी तो यहाँ तक है, और कैविटी इतनी सीवियर है, ऐसा भी होता होगा कि दांत को निकालना पड़ जाता होगा जी, और जी। तो ये क्या कैविटी फिल करने से ज़्यादा टफ है, और क्या वजूहत है जिसकी वजह से अब जो दांत है उसको निकालना ही पड़ जाए? जिस तरह आरिफ भाई हमारे जो बॉडी पार्ट्स है एक एक हिस्सा जो बहुत अहम है जी, तो दांत भी एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वहाँ तक बात
निकालने के लिए कब जाती है वो भी, उसे भी हमें पहले समझना होगा। जी, ये तो हम ऐसे समझ क्या लिए। रीजन ऐसी जी। क्या वजह पड़ गई कि कैविटी तक तो था, चलो वैसे तो वो भी ना हो, लेकिन अब क्या वजह हो गई कि जिसकी वजह से दांत भी निकालना पड़े, इन वजूहात को भी ज़ाहिर है समझना जी, ज़रूरी है। अब इतना डीप हो गई कैविटी कि वो पल्प को क्रॉस करके अंदर बोन होता है, अच्छा, क्योंकि जाहिर से ये हमारा जो जॉ होता है, जॉ में जी, बोन जॉ होता है। में ही हमारा जो जो दांत तीत होती है ना, उसके रूट से ना जॉ में ही जो है वो रहते हैं। जी अब वहां तक इतना डीप हो गया कि वो बोन तक चला गया, जी, तो अब तो कोई फिर मतलब वही नहीं है कि हम चारा ही बचा नहीं सकें, हमारे चारा पास ही के नहीं है। अब कुछ जी, कैविटी कर सकें, उसको फिल कर सकें। अब कैविटी इतनी गहरी हो चुकी है, गला इतना ज़्यादा जो हो चुका है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके जबड़े जॉ तक जो है वो पूरा मामला पहुंच चुका है, तो अब मजबूरन जो है वो डेंटिस्ट को जो है वो आपके दांत निकालने ही पड़ जाते हैं। फिर अगर ऊपर का जो हमारा क्राउन पोर्शन है, जी। क्योंकि दांत के पोर्शन होते हैं ना, क्राउन होता है, रूट्स होते हैं। जी क्राउन पोर्शन पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, यानी पूरा खत्म ही हो गया, सिर्फ रूट्स बचे, जी, तो भी निकालने की जो है नौबत आ जाती अल्लाह है। अकबर। अच्छा, कुछ रीजन होते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छा करने के लिए निकाला जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जब है ना ब्रेसिस का एक ट्रीटमेंट होता है ना, ब्रेसिस जब वो तार लगाते हैं, जी, जी, जब जी, दांत जी। आगे पीछे होते हैं, जो वो टीथ जिनके प्रॉपर नहीं जी, होते जी, हैं, जी। कुछ बड़े हैं, कुछ उबड़ खाबड़ होते हैं, तो कुछ इस तरह की जो वो ब्रेसेस लगती हैं, तार लगता है, जिसकी वजह से दांत जो है वो शेप में आते हैं। तो उसमें क्राउडिंग हो जाती है आरिफ भाई दांतों में, यानी एक के ऊपर एक दांत, एक के ऊपर एक हो जाते हैं। तो वहां पर अब जब हम तार लगाएंगे, जो ब्रेसेस लगाएंगे, उसको सही करने के लिए हमें कुछ स्पेस चाहिए रहते हैं। जी, तो बाज़ औक़ात कुछ दांत हमें निकालना पड़ता है। ओह, उसका एक मतलब मॉडल एनालिसिस होता है, उसमें हम यानी देखते वो हैं कि उस शख्स के फायदे के लिए होता जी, है, ताकि सही। वो दांत जो है उसको आगे चल के फायदा पहुंचाए। सही। और ये भी एक रीजन बनता है जी, जी। कि पॉजिटिव रीजन है कि ताकि उसके दांत जो है वो लॉन्ग टर्म आगे चल सकें। जी जी, ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्राउडिंग होगी, आगे पीछे होगा, सही से ब्रश नहीं हो पाएगा। अब जो फूड पार्टिकल है या खाना जो वहाँ स्टक रहेगा और ब्रश भी नहीं पहुँच पाएगा, कैसे भी हम कोशिश करें, जी। तो वहाँ पर फिर कैविटी, केरीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। यानी यूँ समझे कि उसकी टीथ की लाइफ बढ़ाने का ये एक जी, जी। प्रोसीजर होता है, एक नीयत होती है, इस वजह से। खैर, हम बात इस पे भी करें कि अब वो इतनी गहरी कैविटी, तो यानी कि अब वो जॉ तक पहुंच जाए, तो क्या ये नज़रअंदाज करने की वजह से होती है कि यार वो पे कैविटी थी, कहा डॉक्टर को चेक करा लो, तो मैं यूं ही डिले कर रहा हूँ? क्या यही रीज़न होता है या और भी कोई रीज़न होता है कि कैविटी इतनी गहरी हो जाए कि दांत निकालना ही पड़ जाए? स्टार्ट तो यहीं से ही होता है, जब देखें, क्योंकि नॉर्मल जो है कैविटी स्टार्ट हुई, अब वो डीप एकदम हो गई और वो बोन तक चली गई, या फिर टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो गया। अच्छा, बात होगा तो एक और चीज़ होता है कि जो हमारे विजडम टूथ होते हैं, जी, विजडम जो अक्कल दांत जिसे कहा जाता जी है, जी जी, तो वो जब इरप्ट होते हैं, यानी जब वो निकलते हैं, निकलते हैं। नॉर्मली 17 से 25 साल के बीच में सबसे लास्ट चीज जो होते हैं ना, वो अक्कल दांत ही होते हैं। अब जब वो निकलते हैं ड्यूरिंग जब इरप्शन, तो वो बहुत पेन करते हैं। जी, दांत जब इरप्ट होता है, तो अब वो फुल्ली इरप्ट हो रहा है जब तक तो ठीक है, ओके। लेकिन बाद होगा तो वो ना टिल्टेड होते हैं, कभी ये ना टेढ़े निकलते हैं। या तो आपके होठों की तरफ टेढ़े होंगे, या तो आपके अंदर की तरफ। जी जी, बाजू वाले दांतों की तरफ या तो प्रेशर करेंगे, ओह। या फिर क्योंकि लास्ट होते हैं तो पीछे जॉ का जो जॉइंट होता है ना, वहां पर जाके वो प्रेशर देंगे। अल्लाह बाद औकात गाल की तरफ निकलेंगे, ओहो। तो जब पोजीशन चेंज होती है और उससे ना दूसरे जो है तकलीफें चालू हो जाती अल्लाह है। अफसानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आगे के दांतों को प्रेशर दे रहे हैं, तो आगे के दांत को प्रेशर की वजह से ही आगे का दांत खराब होने का अंदेशा। अल्लाह अब पीछे की तरफ अगर वो जॉ बोन को प्रेशर देंगे तो उसमें तो बहुत सीवियर पेन होता है। अल्लाह, और फिर गाल की तरफ होना, फिर वो गाल में जब हम बाइट करेंगे बार बार लगना, उधर घाव होना। पहले ये सब हम देखते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके से सही हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसको भी फिर रिमूव करना पड़ता है। ऐसा ही वो है। भी उसके बेहतरी के लिए, यानी पेशेंट की बेहतरी के लिए। मकसद ये होता है कि एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए डेंटल हेल्थ बेहतर रहे, और एक टीथ को निकाल कर बाकी टीथ को प्रॉपर रखना, ये मकसद होता है। अच्छा, ये तो निकालना तो ठीक है, लेकिन ये क्या दांत लगाना और एक होता है कैविटी फिल करना, दोनों ही मकसद ये है कि डेंटल हेल्थ यानी पार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट है ये। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि दोनों में से ये जो दोनों है, इसको अगर कंपेयर किया जाए, कैविटी फिल करना और नया दांत लगाना, तो क्या ज़्यादा बेटर होता है? दूसरा ये कि दर्द किस में कम होता है और क्या किया जाए इसी सिचुएशन में, और क्या दांत लगाने का प्रोसीजर आसान होता है कैविटी से? जी, देखिए आरिफ भाई, कैविटी जो हम फील कर रहे हैं ना जी, तो जाहिर सी बात है वो हमारा नेचुरल टीथ है, ओके, तो नेचुरल रहेगा, ऐसा ही है, उससे तो कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है बिल्कुल। और नेचुरल तो यूँ समझे कि उसकी रूट्स होंगी, वो बोन में जो है ना अच्छे से वो इंटैक्ट होते हैं,
बाकायदा फाइबर्स वगैरह से, यानी जो नेचुरली प्रोसेस होता ऐसा है ही है। वो पूरे जुड़े रहते हैं। अब कैविटी सिर्फ हो गई है, वहीं पे हमने स्टॉप करके फिलिंग कर लिया है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव है। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि हमें दांत निकालना पड़ जाए, जी। तो अब जब हम दांत रिप्लेस करेंगे तो वो मैन मेड ही रहेगा, यानी वो आर्टिफिशियल ही रहेगा, एकदम एकदम। तो वो नेचुरल कभी वो कम्पीट नहीं दे पाएगा। ऐसा ही है। जैसे कि आपने पूछा अब दांत निकल गया है किसी का, अब लगाना है। जी। अच्छा, पहले पेन का आपने पूछा, तो जाहिर सी बात है कि दांत लगाने में और फिलिंग करने में तो इतना पेन कुछ होता नहीं है। अच्छा। सुपरफिशियल प्रोसेस होता है ऊपर से। नहीं, आपने बताया ना कि वो क्लीन भी हो रहा होता है, जी, जी। और फिर वो अंदर जो है वो दीगर चीजें भी हो रही थी, फिर वो 3 लेयर बनाना। जी, तो 3rd लेयर तक तो गया नहीं है जी। तो ऊपर का जो लेयर रहता है इनेमल या डेंटिन का अपर सरफेस, तो वहां तक तो ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो इतना अच्छा। पेन नहीं होता है। फिर ओके। हम जो है मशीन से साफ भी कर लेते हैं तो अच्छे से हो जाता है साफ, पेन इतना कुछ खास नहीं होता है। जी। हाँ, अगर वही रूट कनाल तक जाएगा तो फिर वो बाकायदा तो उसको तो फिर एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे के वो प्रोसेस किया जाता है, जो 3rd लेयर तक चला जाता जी है। जी, वो बंदा वो दर्द बर्दाश्त भी कैसे कर सही। सकेगा। अब दांत लगाना है, दांत फिक्स दांत लगाने के ना 2 प्रोसीजर है आरिफ भाई। फिक्स दांत अगर लगाना है तो जी। एक तो ये कि जो मैंने दांत निकाल दिया हूँ वो तो जड़ के साथ निकला हुआ है, जी। जाहिर सी बात है अंदर जड़ थी। अब जब फिक्स दांत लगेगा उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है। तो सपोर्ट 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि हम आजू बाजू के दांतों को सपोर्ट लेते हैं और एक एफपीडी बनाते हैं, यानी फिक्स पार्शियल डेंचर। यूँ समझ लीजिए कि उनके सपोर्ट में एक ओवरहैंग दांत रहता है, यानी वो दोनों के सपोर्ट में ये FPD वाला हाँ, कॉन्सेप्ट बीच में दांत रहेगा, तो इसको रूट नहीं उसकी होती। रूट नहीं होती है। ओ अल्लाह अब अकबर। उसका वही है कि वो दोनों के सपोर्ट में रहेगा, आजू बाजू। अच्छा, इसके लिए दोनों बाजू दांत होना भी शर्त है, ओह, क्योंकि यानी अगर वो सबसे पीछे वाला रहा जी 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 तो आजमाइश हो जाएगी। जी। सबसे पीछे तो नॉर्मली ये विजडम टूथ का रहता है, तो विजडम टूथ को नॉर्मली रिप्लेस नहीं किया जाता जी। हाँ, उसके जैसे उसके आगे जो दूसरे मोलार्स हैं, अगर वही सबसे लास्ट है तो फिर इसमें आजमाइश होगी कि एफपीडी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंगल सपोर्ट में फिर वो ज़्यादा चलता नहीं है, हाँ। ठीक है। तो दोनों सपोर्ट हमें लेना रहता है। ऐसा ही है। सेकंड जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। उसमें क्या होता है कि एक है ना टाइटेनियम का एक मटेरियल रहता है, तो एज ए रूट वो हम बोन में फिक्स करते हैं। अल्लाह। अब रूट की जगह उसने ले लिया, अब यानी वो जॉ में बिल्कुल वो इंसर्ट कर देते हैं जी, आप, जी, जी, जी। और अब जो है फिर उसके पास शायद जो दांत ऊपर से लगाए। दांत फिर वो लगाया जाता है। अच्छा। अच्छा, सुनने में आरिफ भाई ये थोड़ा ये रहता है कि कैसे मतलब ड्रिल करेंगे ये, हालांकि ये भी कॉमन होता जा रहा है। डेंटल इम्प्लांट अल्लाह ये कॉमन होता जा रहा अल्लाह है दांत लगाने की इसमें। जी। अब इसमें भी तरीका 2 तरीके मैं बता दूं, हालांकि है तो बहुत सारे। एक होता है ना कन्वेंशनल इम्प्लांट, एक होता है बेसल इम्प्लांट। कन्वेंशनल यानी जो हमारी ऊपर की हड्डी है, दांत जब निकल गया ऊपर की, इसको एल्वियोलर बोन कहते हैं, जी। तो वहां से सपोर्ट लिया जाता है। ओके उसका तरीका ये रहता है कि पहले हम इम्प्लांट डाल देते हैं, ओके, फिर कुछ मंथ रुक जाते हैं कि वो बोन से अच्छे से ना मिल जाए, अटैच हो उसे जाए। ऑसियो इंटीग्रेशन कहा जाता है। ओके। और एक प्रोसेस होता है। फिर हम महीना 2 महीना 3 महीना बाद वो एक्सरे लेके देखते हैं कि अच्छे से वो इंटैक्ट अगर हो गया है बोन से, जी। तब उसके ऊपर हम यानी एक आर्टिफिशियल रूट आप खुद क्रिएट जी, करते जी, हैं, जिसकी वजह से वो यानी वो कुदरती तौर पे जितना वो मैनेज हो सके जी वैसे। अब उसके ऊपर वो हम दांत कैप लगाते हैं। जी। अच्छा, दूसरा एक होता है बेसल इम्प्लांट। बेसल इम्प्लांट क्या होता है, जो हमारा एल्वियोलर बोन है, जी। ऊपर का बोन है, उसके नीचे ना बेसल बोन होता है, वो थोड़ा मजबूत यानी जॉ से अटैच होता है, बिल्कुल वो लग कर होता है। जी। तो ऊपर वाले के लिए, तो ऊपर वाला जो ये जो बोन है एल्वियोलर बोन, इसके लिए तो हमें कुछ मंथ चाहिए, मंथ ना, जी। कि वो अच्छे से वो ऑसियो इंटीग्रेट हो जाए, अच्छे से उसमें फॉर्म हो जाए। लेकिन अब तो ये लेटेस्ट बेसल इम्प्लांट ये आया है कि अब उतना इंतजार नहीं होता ना। ओके। यानी ये समझ लिया 2 स्टेप था कि पहले हमने रूट डाला, फिर कुछ मंथ इंतजार महीने करना, भर फिर रुके कि जाके वो तैयार जी। हो जाए सारी चीजें। अब जो ऑन द स्पॉट चाहिए 1-2 दिन में दांत, तो अब है ना नीचे एक बेसल बोन होता है, तो वहां से सपोर्ट करके फिर हम लोग डायरेक्ट उसी दिन लगा देते हैं। यानी हालात कुछ भी हो, सपोर्ट तो रिक्वायर्ड है जी, तो और उस सपोर्ट के बिना पर ही वो दांत ठहर पाएगा। जी, तो उसे बेसल इम्प्लांट कहा जाता है। तो सपोर्ट तो मैंडेटरी है, यानी कहीं ना ऐसा ही कहीं से है। चाहिए। जी। तो बताने का मकसद ये है कि हमारा जो रूट है वो तो कुदरती सपोर्ट हमें मिला है, ऐसा ही है। तो होना तो ये चाहिए था कि हम उसी की हिफाजत करते, ऐसा उसी ही को है। सिक्योर करते, तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आती। ऐसा ही है। कई बार जो है वो कुछ खाने की लज्जत में, कुछ जो है वो केयरलेस, यूँ कह सकते हैं कि हम वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे होते, केयरलेस अंदाज से जो है वो बिल्कुल जो कुछ भी खा लिया, या वो ब्रश करने में जो है वो सुस्ती का शिकार है, ब्रश भी नहीं कर रहे हैं,
किया तो किया वरना कोई बात नहीं, एक एक दो दो दिन ब्रश नहीं कर रहे हैं, इस तरह के भी हमला होते हैं। और बहुत लीनियंसी के साथ जो है वो अपने दांतों को ट्रीट कर रहे होते हैं कि यार ठीक है। पर नाजरीन याद रखिए कि यही दांत अगर इनका ख्याल ना रखा जाए, इनमें कैविटी हो जाए या कैविटी इतनी गहरी हो जाए कि इन दांतों को चेंज करना पड़े, तो ये जो हमने डॉक्टर साहब से प्रोसीजर सुना, ये इस तरह की तकालीफ जो है वो सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना इन दांतों का खुद ख्याल रखें। जी हाँ, ये दांत बहुत अहम और बहुत प्यारे हैं। एक बहुत ही प्यारी किताब घरेलू इलाज से आपको सुनाता हूँ कि एक साहिब थे जो जिनकी उम्र 100 साल से कुछ ज़्यादा थी। तो और आपका आलम ये था कि 100 साल की उम्र में भी जो है वो गन्ने को आप माशाल्लाह बड़ी आसानी से जो है वो खा लिया करते थे। तो किसी ने उनसे इस पर सवाल किया कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है और उसके बाद भी आपके दांत इतने मजबूत हैं। तो उस साहिब ने फरमाया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने मुझे बचपन में ये अमल बताया था कि ईशा की वितर की जो नमाज़ होती है, ईशा की जो है वो सेकंड लास्ट वितर होती है, 3 रकात नमाज होती है, इसमें पहली रकात में अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह इज़ा जा और दूसरी रकत में तब्बत यदा और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ने को, तो इस पढ़ने से इंशाअल्लाह करीम उम्र भर दांतों की तकलीफ़ से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। सुबहान अल्लाह। फरमाया कि जब से मैं ये पढ़ रहा हूँ अल्लाह के रहमत से मेरे जो है वो दांतों में माशाल्लाह तक़वियत है और बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ये भी आप यहाँ से लेके जाएं कि जब भी नमाज इशा अदा करें तो नमाज वितर में जो है पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इज़ा जा, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह तब्बत यदा और तीसरी रकत में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद को जो है वो सूरह फातिहा के बाद पढ़े। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी बरकत से भी जो है वो इंशाअल्लाह दांत जो है वो मजबूत रहेंगे, क्योंकि दांत अल्लाह पाक की बेहद और बेहद कीमती नेमत है ना डॉक्टर साहब? सही सही सही। यानी आपके हाथ में मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ शायद आप डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि दांत जो फिक्स लगाने के वो 2 प्रोसीजर थे जी। तो अब एक दांत होता है जो आरपीडी जिसे कहा जाता है जी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जी। तो उसमें ये होता है कि ये कुछ प्लेट्स रहती है जी, उसमें दांतों को फिक्स करके अच्छा जो है लगा दिया जाता है। ये फिक्स नहीं रहता है, अच्छा। यानी खाते समय हमने पहन लिया ओके और फिर निकाल के साफ भी कर सकते हैं। अच्छा। इसे आरपीडी कहा जाता है। हालांकि वो नेचुरल फीलिंग नहीं आती है इससे, और शुरू में तो इसको जो प्रैक्टिस करने के लिए भी मतलब टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाता है। जी। लेकिन यही है कि हम क्यों अपने दांतों के साथ जो है वो लीनियंस से इख्तियार करें, इनके साथ बुरा बर्ताव करें, इनका भी ख्याल रखना नाजरीन बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, FGN चैनल के नाजरीन अपने दांतों का ख्याल रखें ताकि इस तरह के रूट कैनाल और इस तरह की जो है वो बीमारियों से हिफाजत हो। चूँकि हमारे एपिसोड का टाइम बड़ा मुख्तसर है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आने वाले हफ्ते में, जिसमें इंशाल्लाह डेंटल हेल्थ को लेकर बात भी करेंगे और इंशाल्लाह कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए FGN चैनल देखते रहिए और दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब उन पे फरमा करम